वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 146 है। यूपी आर ओ ए आर ओ के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, उसमें भी होगा हिस्ट्री, इतिहास के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। देखिए, भारत में मंदिर रचना निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। उत्तर भारत की नागर, मध्य भारत की वेसर और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का, इसको हटा दीजिए। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का, इसको भी एलिमिनेट कर दो। और नैना देवी टेम्पल उत्तराखंड, ये भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियाँ और मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई हैं, यानी नागर शैली में। और इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। और यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और आरओ में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। देखिए, मंदिर की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों की जो सुंदरता है वो पूर्ववर्ती पल्लव शासकों की कलात्मक स्वाद को दर्शाती है इन मंदिरों में। और यह विशेष रूप से अपने रथों के लिए, मंडप के लिए, विशाल खुली हवा में राहत जैसे प्रसिद्ध गंगा का वंश और तट के मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसमें शिव की महिमा की हजारों मूर्तियां हैं इन मंदिरों में। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं। कितने? 8 रथ, जिनमें से 5 का नाम महाभारत के पांडवों यानी 5 भाई और एक द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। जो 5 रथ देखे जा सकते हैं वे कौन कौन से? धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव रथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने अपने राज्य में पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था? इनमें से कौन सा है वो चालुक्य शासक? चालुक्य राजा कुमारपाल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। चेर, चोल, पांड्य, पल्लव नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, संगम साहित्य में केवल चेओल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी उस साहित्य से, उस मतलब संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। और पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? किसको दी जाती है? कुराल को दी जाती है, कुराल को। तो तमिल ग्रंथ में कुराल को जो है वो लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल के रचयिता कौन थे? तिरुवल्लुवर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? सत्रिया, सत्रिया नॉर्थ ईस्ट का यानी उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और स्टेट है असम। सत्रिया नृत्य जो है भारत के पूर्वी राज्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था? मतलब किन के मध्य हुआ था तकोलम का युद्ध? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, सी है इसका आंसर।
देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का जो युद्ध है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, सीधे सीधे याद रखिएगा। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था और उसके द्वारा बसाए गए नगरों में हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है इसमें, और आगरा भी रख सकता है। आगरा एलिमिनेट हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? किसने भेजे थे? इसका आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंगल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंगल द्वीप भेजा। क्वेश्चन नंबर 10 है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? मदुरै ताम्रलिप्ति, तोडी, अरिकेमेडु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरिकेमेडु। अरिकेमेडु पूर्वी तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है और यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन धातुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? बहराम शाह, हसन शाह, हैदर शाह, शाही खां। जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खां, ऑप्शन नंबर डी। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। क्वेश्चन नंबर 12 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ठीक है, तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की पूछ ले तो लाहौर थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उसने लाहौर से दिल्ली जो है राजधानी को स्थानांतरित किया, जो कि लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक थी और इसकी हो गई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने को खलीफा घोषित किया था? किसने किया था स्वयं को खलीफा घोषित? मुबारक खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर लिया और कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर ये मुबारक खिलजी सुल्तान बना और उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, कैकुबाद। किसने कहा है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद का निर्माण कराया था और इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में स्वयं को उसने खलीफा का सहायक कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। वो अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री थे, 8 महान सेनापति थे, 8 तेलुगु के कवि थे या फिर 8 परामर्शदाता? वो थे 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
ये अपने आप में प्रश्न है ये लाइन, ठीक है। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। स्टील बनाने की कला का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? किस देश में इस्पात बनाने की कला का विकास हुआ? यानी स्टील, चीन, भारत, यूनान, ईरान। भारत में हुआ, बी है इसका आंसर। देखिए, स्टील यानी इस्पात बनाने की कला सब पहले भारत में विकसित हुई। प्राचीन काल में भारत से इस्पात अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता था और बाद में यह उत्स कहलाने लगा। और भारतीय शिल्पियों द्वारा निर्मित इस्पात की तलवार विश्व प्रसिद्ध थी और इसकी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक भारी मांग थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था? वराहमिहिर, फाहियान, आर्यभट्ट, अरस्तु। दशमलव पद्धति का आविष्कारक आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान दिए: अंकन पद्धति, दशमलव पद्धति और शून्य का प्रयोग। भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और पश्चिमी दुनिया में फैलाया, और अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक यानी अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, परंतु अरबों ने अपनी अंकमाला को हिंदसा। और पश्चिमी देशों ने दाशमिक प्रणाली यानी दशमलव प्रणाली अरबों से सीखी, जबकि चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया, तो डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुश्रुत तो चिकित्सा से संबंधित है, इनको हटा दीजिए। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ये दोनों की दोनों रचनाएं आर्यभट्ट की हैं। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम या आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। आर्यभट्टियम में उन्होंने अंक गणित, ज्यामिति, बीज गणित और त्रिकोणमिति के बारे में लिखा है। और आर्यभट्टियम के पहले अध्याय में उन्होंने बल देकर कहा है कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है और तारों की स्पष्ट गति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाली सापेक्ष गति है। सूर्य सिद्धांत में उन्होंने वैज्ञानिक रूप से सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों की व्याख्या की है। और आर्यभट्ट ने स्थानीय मान प्रणाली और शून्य की भी स्थापना की थी। अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए तो निम्नलिखित में से किसने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ? तो ऊपर एक्सप्लेनेशन में था ज्यामिति, त्रिकोणमिति, इसका आंसर आर्यभट्ट ही है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आर्यभट्ट ने ही त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। आर्यभट्ट 5वीं सदी के महान विद्वान थे। एक और प्रश्न, इसका आंसर भी वही होगा। निम्नलिखित में से किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट ने ही। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से जो है ग्रह स्थिति की गणना की और उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है, यानी सन जो है वो स्टेबल है, और जो अर्थ है वो रोटेट करती है, यानी पृथ्वी घूमती है। पुरानी मान्यताएं थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य और दूसरे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जबकि आर्यभट्ट ने बहुत ही पहले कह दिया था कि जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है और स्थिर है सूर्य। तो ये 20 प्रश्न थे। इन सभी का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हर दिन वीडियो से ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।